तो दोस्तों मैंने इसी बाइक को क्यों चुना है, तो चलिए आज जानते हैं इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वेद प्रकाश और आप देख रहे हैं वेद एंड व्हील्स, और बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों इस बाइक को चुनने के कुछ रीजंस मैं आपको बता देता हूं। हालांकि मार्केट में इसको कंपटीशन देने वाली कुछ ही बाइक्स हैं, ज़्यादा बाइक्स अवेलेबल नहीं हैं क्रूज़र सेगमेंट में, और अगर हैं भी तो वो अपने बजट से बाहर की हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको एक एक करके इसको परचेज़ करने के रीजंस बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इसी बाइक को मैंने क्यों ख़रीदा है। देखिए, खरीदने का इसकी रोड प्रेजेंस आप देखिए, बाइक के लुक्स देखिए आपको कितनी शानदार लग रही है ये साइड स्टैंड पे खड़ी हुई। और कमेंट में दोस्तों ज़रूर बताइएगा जिनके पास भी मीटियोर है उनको मीटियोर के लुक्स कैसे लगते हैं। ये जो कलर है ये मेरा मैट ब्लैक है। बेसिकली इसको स्टेलर ब्लैक बोलते हैं। रॉयल एनफील्ड में जो मॉडल जिस नाम से आता है इसको बोलते हैं स्टेलर ब्लैक। पहले तो इसका जो लुक्स है, ये बाइक ख़रीदने का पहला रीज़न मेरा ये है। दूसरा जो रीज़न जाता है वो जाता है इसकी राइड क्वालिटी को। इसकी जो राइड क्वालिटी और जो कंफर्ट है ना भाई साहब, वो बहुत ही अमेजिंग है इस बाइक का। अमेजिंग का मतलब है आपको लॉन्ग रूट्स पे थकाएगी नहीं, हाथ पैरों में दर्द नहीं होगा। मतलब जो शोल्डर्स पेन करते हैं, जो आपका पैरों में जो दर्द होता है, वो बिल्कुल थकाएगा नहीं आपको। बिल्कुल बहुत प्यार से एकदम मक्खन के जैसे बाइक चलती है। हाँ, तीसरा जो रीज़न है इसको लेने का है वो है कि इसका जो बाइक है काफ़ी लंबी है, और क्रूज़र जो बाइक होती हैं वो बेसिकली लंबी ही होती हैं। नॉर्मल बाइक से वो थोड़ी सी लंबी होती हैं। इसका व्हील बेस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है नॉर्मल बाइक से। तीसरा जो इसका राइडिंग पोस्चर है भाई साहब, वो गज़ब ही है, अमेजिंग राइडिंग पोस्चर है। मैंने जैसे आपको पहले बताया, शोल्डर्स बिल्कुल भी पेन नहीं करते हैं। और इस तरह को अगर आप बाइक को फुली मॉडिफाइड कर लेंगे अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग जो ज़रूरत की चीज़ें वो सब लगा लेंगे ना, तो भाई साहब ये बाइक और भी अमेजिंग हो जाती है, एकदम सुपर बाइक हो जाती है। चौथा मेरा जो पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि इस बाइक का माइलेज बहुत अच्छा है। इसकी कैटेगरी में 350 सीसी में इसका माइलेज है वो बहुत ही शानदार है। पांचवा जो मेरा पॉइंट है इस बाइक को ख़रीदने का वो ये है कि भाई साहब इस बाइक से बेहतर पिकअप और जो टॉर्क है वो और बाइक नहीं देती हैं एक्सेप्ट होंडा और जावा। बहुत ही अच्छा पिकअप और टॉर्क है। 20 bhp के आसपास से पैदा करता है। 28 Nm का टॉर्क ऑलमोस्ट देता है। लेह लद्दाख वगैरह सब किया है, कहीं पर भी इस बाइक ने मेरे को ये नहीं मना किया नहीं भाई मैं पहाड़ पर नहीं जाऊंगी। अब ये 5 पॉइंट तो हो गए इस बाइक को ख़रीदने के। अब इस बाइक को ही क्यों चुना मैंने, ये मैंने आपको बताया। अब मैं बात करता हूँ मैंने और बाइक्स को क्यों नहीं चुना। तो सुनिए, इसके और भी बहनें आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लासिक है, बुलेट है, गॉन क्लासिक भी थी उस समय जब ये मैंने बाइक ख़रीदी थी। तो गॉन क्लासिक को तो मैंने इसलिए नहीं चूज़ किया क्योंकि वो बॉबर बाइक और मुझे बॉबर बाइक चाहिए नहीं थी। क्लासिक को मैंने इसलिए चूज़ नहीं किया क्योंकि क्लासिक मेरे पास ऑलरेडी रह चुकी है गन मेटल ग्रे में, और उस बाइक के ऊपर मेरे शोल्डर्स और मेरे नीज़ लॉन्ग राइड्स के अंदर दोनों में पेन होता था। मैंने उससे केदारनाथ और बद्रीनाथ भी किया उस बाइक से। उस बाइक को लेने का रीज़न ये था कि भाई मैंने इसी वजह से मैंने वो बाइक परचेज़ नहीं की। बुलेट देखिए मेरे को समझ में नहीं आती है। जो शुरू में जो बुलेट है, हालांकि बोला यही जाता है, लेकिन जो पहले बुलेट आती थी और अब जो जे सीरीज़ के इंजन के साथ में बुलेट आ रही है यार, उसमें बहुत आसमान का अंतर है। या फिर ये समझ लीजिए ज़मीन और आसमान का अंतर है। बहुत डिफरेंसेस है दोनों में। पावर वगैरह सब इंजन यार यही है ना, पहले भी इंजन एक ही था, अभी भी इंजन एक ही है, बट डिफरेंस आ जाता है उसके कंफर्ट में, उसकी साउंड में, सब चीज़ों में डिफरेंस आता है। अब देखिए पहले जैसा साउंड तो अब रहा ही नहीं ना यार किसी भी बाइक का। जे सीरीज़ के इंजन में पहले जैसा थंप तो है नहीं, तो जो थंप है वो तो ख़त्म है। तो थंप अब इसके अंदर जो फिर भी बहुत सही मिल जाता है, जो साउंड आती है एग्जॉस्ट की वो फिर भी बहुत बढ़िया आती है। अब होंडा पे मैं क्यों नहीं गया, देखिए होंडा की बाइक नो डाउट बहुत बढ़िया रहती है, बहुत प्रीमियम है। मेरे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि भाई मेरे घर के आसपास में कोई भी होंडा बिग विंग का शोरूम नहीं है, और होंडा की 350 सीसी की जो बाइक हैं वो बिग विंग के थ्रू ही सेल होती है और वहीं पर सर्विस है उसकी। तो मेरे पास कोई भी आसपास में है नहीं, या तो गाज़ियाबाद में या फिर नोएडा में है। अब मैं रहता हूँ ग्रेटर नोएडा में, तो 40 बाइक की सर्विस कराने के लिए इन सब के लिए ट्रैवल करना मेरे को सही नहीं लगा। और देखिए मेरा मानना ये है कि जो भी नियरेस्ट में आपके सर्विस सेंटर है जिस किसी भी बाइक का, आप वही बाइक प्रीफर कीजिए। और उससे भी बड़ी चीज़, होंडा को नहीं लेने का रीज़न मैं बता देता हूँ। होंडा के सर्विस सेंटर्स लेह लद्दाख में, सब पहाड़ी एरियाज़ में बहुत कम है। जावा को मैंने कंसिडर क्यों नहीं किया, अब सुनिए। जावा को कंसिडर नहीं करने का एक रीज़न बहुत बड़ा मेरे पास है। मैं होंडा के जावा के सर्विस सेंटर में गया था, शोरूम में ये बाइक देखने से पहले वहाँ भी गया था। तो भाई साहब वहाँ जब हम गए तो उनका जो बिहेवियर था ना वो बहुत ही ज़्यादा रूड था।
बहुत ही गंदा बिहेवियर था उनका। मतलब यार हम वहाँ गए, सर्विस शोरूम में जाके बैठे, उनसे इंक्वायरी वगैरह की, जी मैं अगर ये परचेज़ करता हूँ तो आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या आपका रहेगा, मुझे ये चीज़ें चाहिए, आप क्या करोगे। तो भाई यार उनका जो मतलब जो बिहेवियर था ऑनर का, वो बहुत ही घटिया था। और मैंने उसी समय जावा के सर्विस सेंटर में कॉल करके भी बताई थी ये चीज़। तो देखिए जावा को तो मैंने उसकी सर्विस सेंटर्स बहुत कम है, उसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी बिल्कुल ही नहीं है ऑलमोस्ट उनके पास। दूसरा उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट होंडा से भी ज़्यादा हाई है। एक उस बाइक के अंदर हीटिंग इशू भी बहुत ज़्यादा है। मैं ये नहीं कहता कि इसके अंदर हीटिंग इशू नहीं है, इसमें भी हीट आती है, बट एज़ कम्पेयर टू जावा इतनी नहीं आती है भाई इस बाइक के अंदर। अब देखिए इसको ख़रीदने के मैं बहुत सारे रीज़न बता सकता हूँ, कुछ एक आध और गिनवा देता हूँ। माइलेज मैंने आपको बता दिया, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है, पार्ट्स इजीली अवेलेबल हैं, सर्विस सेंटर्स दूर दराज के इलाकों में भी आसानी से मिल जाएंगे, इवन लेह लद्दाख में भी मिल जाएंगे। कुछ रीजन्स आप ये भी ले सकते हैं। अब दोस्तों मेरा ना आपसे एक सवाल है, जिन के पास भी मीटियोर है या जिनके पास भी मीटियोर नहीं है, या जो भी 350 सीसी की बाइक परचेज़ करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो जिनके पास मीटियोर है, सबसे पहला तो सवाल मैं उनसे जानना चाहता हूँ, भाई आपकी मीटियोर कैसी चल रही है और आपकी बाइक के अंदर कभी कोई इशू आया है कि नहीं आया, ये प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि लोगों को पता चले कि बाइक के अंदर इश्यूज़ हैं या नहीं। जैसे मेरी में कोई भी ऐसा बड़ा इशू आज तक नहीं आया है। दूसरा, जिन लोगों को भी ये बाइक पसंद नहीं है, उनको क्यों नहीं पसंद है, क्या रीज़न है, वो इस बाइक से प्यार नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, ये भी बताइए। एक तीसरा सवाल आरई ऑनर्स से, जो भी स्पेशली रॉयल एनफील्ड के ऑनर्स हैं जिनके पास भी बाइक है, उनसे ये है कि भाई आपकी बाइक की जो सर्विस की कॉस्ट है वो कितनी आ जाती है। देखिए मैं अपनी बता देता हूँ, मेरी बाइक अंडर 2000 में सर्विस हो जाती है, इंक्लूडिंग ऑल से मेरा मतलब है बाइक की सर्विस, इंजन ऑयल, एयर फिल्टर और सर्विस की किट, इन सब से मेरा मतलब है। उसके अलावा मेंटेनेंस कॉस्ट में अगर आपसे कुछ और भी एक्स्ट्रा लिया जाता है तो यार प्लीज़ मुझे वो भी गाइड करें। वैसे तो देखिए मैंने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं ऑलरेडी, इसका रिव्यू भी डाल रखा है, बाइक को कैसी चलती है, मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी आती है, कैसे कैसे क्या क्या वो सब डाला हुआ है। आप मेरे चैनल को एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो दोस्तों देखिए जो मुझे इस बाइक के बारे में समझ में आया, देखिए प्रो एंड कॉन्स मैं नहीं बताऊंगा, मैंने सिर्फ रीजंस बताए इस बाइक को परचेज़ करने के। कॉन्स भी बहुत सारे, प्रोज भी बहुत सारे, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तो आप वो कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं वेद प्रकाश लेता हूँ आपसे विदाई, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। और वो कहते हैं ना, ये सारा आदमी जो ना, गरीब जो आदमी सोच से गरीब होते हैं यार, प्लीज़ मेरे को ऐसा मत बनने दो यार, प्लीज़ थोड़ा सब्सक्राइब कर दो ना, ताकि मेरा भी कुछ भला हो जाए। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।